धन्यवाद वेद प्रकाश महावर जी, मेरे मित्र और सीएसआर के चेयरमैन श्री दीनदयाल अग्रवाल जी। 9 समिट में देख रहा था और हर बार एक नया विषय लेके जो कि महत्वपूर्ण देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और लेटेस्ट है, ऐसे विषयों को लेके उसके ऊपर गहन चिंतन पूरे दिन का। तो यह बहुत मुश्किल काम है, लेकिन दीनदयाल जी ये कई वर्षों से कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनका तो अभिनंदन करना चाहिए आज इस सफल इस आयोजन के लिए पूरी टीम का। सीएसआर ने कई माइलस्टोन अचीव किए हैं। अभी हमने श्री नवनीत जी को सुना और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड जिस तरह से काम कर रहा है नई नई टेक्नोलॉजी के लिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के लिए, और वही एक महत्वपूर्ण पहल है भारतीय जनता पार्टी के ये आदरणीय मोदी जी के इस कार्यकाल में। हम अगर देखें तो स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया है। पिछले 60 साल में लगभग 9 स्टार्टअप थे जो कि यूनिकॉर्न बने, और पिछले 1.5-2 साल में ही 32 नए यूनिकॉर्न बन गए इसमें। और अब जो आने वाले समय में यह टारगेट है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को इतना बूस्ट किया जाएगा, और अभी पीयूष जी ने बोला भी अपने एक पब्लिक स्टेटमेंट में कि हम 50 और यूनिकॉर्न नए जल्दी लाना चाहते हैं जो ग्लोबल वैल्यूएशन भारत को स्टार्टअप इकोसिस्टम में प्रोवाइड करेंगे। और यह एक फील्ड था जो कि भारत में काफ़ी जिसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं गया था, बट हमारे एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबली जाके बहुत अच्छा कर रहे थे। अगर टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को ग्लोबली देखें, न्यू टेक्नोलॉजी को देखें, तो उसमें ग्लोबल कंपनीज़ के जो सीईओज़ हैं या जो ग्लोबल कंपनीज़ को हेड कर रहे हैं, मैक्सिमम सीईओज़ आप देखेंगे तो भारत के हैं। भारत के आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी से पढ़े हुए लोग विश्व स्तर पे टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ में इनोवेशन के साथ बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लेकिन भारत में उस तरह का एक एनवायरनमेंट इकोसिस्टम नहीं था। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड यह काम कर रहा है, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं अटल इनोवेशन मिशन को लेके। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अभी सीएसआर ने पिछला कार्यक्रम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पूरा दिन समिट किया था, उसका कितना बड़ा हर सेक्टर में, चाहे इंश्योरेंस हो, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हो या हेल्थ चेन्स स्टैब्लिश करने में जो उसका रोल है, वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान आगे भारत के विकास के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए लेके आएगा। और नवनीत जी ने भी बताया कि कैसे कोविन, आरोग्य सेतु और यह वैक्सीनेशन के कारण ग्लोबल लीडर के रूप में भारत हेल्थ और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। मुझे तो लगता है, मैं कई बार, जैसे अभी महावर जी ने बताया कि मैंने इसके ऊपर ग्रीन हाइड्रोजन पे एक आर्टिकल भी लिखा था, एक समिट में एक पीएचडी ने किया था, उसमें वाटर के ऊपर काम करते हुए मुझे एक एप्रिसिएशन अवार्ड भी दिया गया था। उसमें ग्रीन हाइड्रोजन पे नॉर्वे के काफ़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज भारत में थी, और उसमें ही अपने ये मुकेश अंबानी जी भी वर्चुअल रूप से जुड़े थे, और उन्होंने वहाँ पे घोषणा की थी कि 75 मिलियन हम डॉलर जो आगे आने वाले समय में इस ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलप करने के लिए खर्च करने वाले हैं। अडानी और भी कई कंपनीज ने अनाउंसमेंट किया कि मेजर इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के ऊपर आएगा। और सरकार ने भी ये जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, न्यू पॉलिसी को अनाउंसमेंट किया है, उसमें 1500 करोड़ का एलोकेशन सरकार कर चुकी है, और इसके ऊपर बहुत प्रमुखता से आगे बढ़ने के लिए काम करने वाले हैं। भारत में गवर्नमेंट की जो पीएसयूज़ भी, प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काफ़ी आगे जाके काम करना चाहती है, कर भी रही है। और इसमें भारत में ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी में बहुत पोटेंशियल तो देख ही रहे हैं। आज पूरा दिन आप लोगों ने इसके ऊपर मंथन किया होगा, कई लोगों के विचार भी सुने होंगे, नीति आयोग से
भी काफ़ी काम कर रहे हैं। तो इसमें करेंटली मैं कुछ पॉइंट्स जो मेरे ध्यान में आते हैं, जो कि सरकार की तरफ से या भाजपा की तरफ से मैं इस चीज़ में आपके सामने रखना चाहता हूँ, वह मुझे जो पॉइंट्स लगते हैं जिसके कारण कि बहुत पोटेंशियल है, न्यू इन्वेस्टमेंट भी आना चाहिए, लोगों को इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। उसमें क्या है कि एट प्रेजेंट ग्रे हाइड्रोजन एनर्जी में वी आर थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एट प्रेजेंट, बट द प्रॉब्लम इज दैट how much energy you consume to produce green hydrogen. We have abundant water resources, और लेकिन अगर हम फॉसिल फ्यूल या ऑयल एनर्जी या दूसरा इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन, वाटर को कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन एनर्जी में यूज़ करते हैं, तो कार्बन एमिशन जो आता है, तो देन इट डजंट बिकम्स एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली. द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ टू फाइंड आउट टेक्नोलॉजी or where you don't use fossil fuel or other electricity producing energy which are not very environmental friendly, और वो कार्बन एमिशन उसके ऊपर वो एक प्रॉब्लम आता है. और इसीलिए जब इस पैनल का जो वैलिडिटी सेशन में दीनदयाल जी ने रखा था, तो उसमें एक बात उन्होंने लिखी थी कि नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट भारत ने सेट किया है, and that by 2070 we will achieve a zero carbon emission target, and that is very important. उसके लिए मुझे लगता है महत्वपूर्ण जो है वह ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण होगा, और उसके लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ये होगा कि ग्रे हाइड्रोजन से जो फॉसिल फ्यूल उस एनर्जी को यूज़ करने के बजाय सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करें टू डिसइंटीग्रेट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो यह एक महत्वपूर्ण बात है, और इसीलिए सरकार भी इस पर फोकस करके आगे चल रही है कि बिकॉज वी हैव लार्ज रिसोर्सेज ऑफ वाटर एंड सोलर, देयरफॉर वी हैव द पोटेंशियल टू बिकम द लार्जेस्ट चीपेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी. यह पोटेंशियल सरकार ने इसके अंदर देखा है. और जो पेरिस क्लाइमेट चेंज के समिट में भारत ने, प्रधानमंत्री जी ने उसमें ग्लोबल लीडरशिप में ये कहा था कि वी विल टेक अ लीड इन दिस क्लाइमेट चेंज समिट, एंड इंडिया इटसेल्फ हैज सेट अप अ टारगेट दैट बाय 2030 हम जो 2005 का जो कार्बन एमिशन हमारा लेवल था उससे 30% रिड्यूस कर देंगे. वह कमिटमेंट प्रधानमंत्री जी का था. उसको ध्यान में रखते हुए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भारत में उसका हेड ऑफिस यहाँ पे क्रिएट किया गया. और साथ में ये बात आप सबको जानकर खुशी होगी जो मैंने पढ़ा अभी कि we have already achieved the target of reduction in carbon emission by 28%. जो 2030 में हमारा टारगेट था 30% रिडक्शन फ्रॉम 2005, we have already in a short span achieved a target of reducing our carbon emission by 28%. तो हम प्रधानमंत्री जी हर बार ये कहते हैं कि सेटअप अ क्लियर कट टारगेट, और उसके लिए एक रोड मैप बनाइए, और उस रोड मैप को अचीव करने के लिए आगे बढ़िए, और उसके लिए परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी डेवलप करते हैं ताकि जो अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो और उसके लिए एक टारगेट सेट हो. तो यह जो ग्लोबल क्लाइमेट समिट के अंदर हमने जो लीडरशिप ली है उसके अचीवमेंट के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें सरकार काम कर रही है. दूसरा जो यूनाइटेड नेशंस का COP 21 के जो टारगेट्स हैं जलवायु क्लाइमेट चेंज के, उसके अंदर भी भारत ने अपने आप को कमिट किया है कि वी विल डेफिनेटली अचीव दिस एंड दोज टारगेट्स विल बी अचीव्ड. जो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट्स हैं. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल्स इन दैट 17 यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसको भारत ने भी अडॉप्ट किया है, उसके अंदर भी यह एक गोल है. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का, प्राइवेट का भी आएगा. और यह चीज़ भी हमारे ध्यान में आनी चाहिए कि एट प्रेजेंट हम लोग जो अपनी एनर्जी कंजम्पशन का 44% जो है वी आर गेटिंग इट फ्रॉम कोल, विच इज़ अ एग्जॉस्टिबल रिसोर्स.
और बहुत हाई क्वालिटी का कोल रिजर्व भारत में नहीं है, तो इसलिए हमारी कॉस्ट ऑफ एनर्जी जनरेशन फ्रॉम कोल काफ़ी ज़्यादा आती है, ऐश भी काफ़ी निकलती है, कार्बन एमिशन तो है ही, लेकिन हमारी एनर्जी कंजम्पशन का 44% इज़ बीइंग ब्रॉट फ्रॉम द कोल। 25% हमारी एनर्जी का कंजम्पशन है वो ऑयल से पूरा करते हैं, और ऑयल मेक 70% ऑफ आवर ऑयल रिक्वायरमेंट विच इज़ मेनली फॉर एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज़ इम्पोर्टेड, और अराउंड 70 to 80% ऑफ आवर फॉरेन एक्सचेंज जो इंपोर्ट में खर्चा होता है उसका जो कंपोनेंट है वह ऑयल के ऊपर जाता है। तो इसका डिपेंडेंस हमें इन दोनों पे कम करना है। बायो एनर्जी पे हम ज़रूर एथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह के साथ पूरा करें, लेकिन उसका भी 21% है अभी हमारा एनर्जी कंजम्पशन का जो मैप है। और सीएनजी तो नेचुरल गैस के रिजर्व्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत 6% ही हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट उससे होता है। बट ये जो हाइड्रोजन एनर्जी वगैरह में हमारा बहुत ज़्यादा अभी डिपेंडेंस या प्रोडक्शन नहीं है। धीरे धीरे जैसे भारत की एनर्जी डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा तो एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ेगी, तो जो अभी का जो लेवल है उससे भी काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट कहते हैं कुछ 1-2 डिकेड में डबल हो जाएगी एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो इसके लिए भी हमें, अगर हम कोल और ऑयल पे ही अगर हम डिपेंडेंट रहे तो हमारे को काफ़ी डेवलपमेंट के लिए जो है मुश्किल होगी, और इसलिए भी ज़रूरी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चलें। मैंने बताया है कि वाटर रिसोर्सेज हमारे पास अबंडेंट हैं, सोलर एनर्जी के भी हमारे पास बहुत अबंडेंस है, इसीलिए सरकार ने ह्यूज अमाउंट कमिट किया है कि यह जो है सोलर एनर्जी पे सोलर मॉड्यूल्स बनाए जाएं इस बार बजट में, क्योंकि हाइड्रोजन एनर्जी के लिए सोलर एनर्जी को कंजर्व करना, स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए इस बार बजट में निर्मला जी ने जो इस बार बजट अनाउंस किया उसमें 19,500 करोड़ का एलोकेशन सोलर मॉड्यूल के लिए खड़ा किया है। और जो एनर्जी में ट्रांसमिशन वगैरह के लिए जो खर्चा आता है, जो डिस्कॉम्स हैं जो एनर्जी को ट्रांसमिट करती हैं, उसके जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेशनल ग्रिड एट फॉर ट्रांसमिशन, उसमें काफ़ी एनर्जी लॉस होती है। उसको भी इम्प्रूव करने के लिए 90,000 करोड़ का आत्मनिर्भर भारत फिजिकल स्टिमुलस पैकेज के अंदर सरकार ने घोषणा किया। तो 90,000 करोड़ का जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज में जो डिस्कॉम के ट्रांसमिशन को अपग्रेडेशन करने के लिए सरकार का कमिटमेंट है। पीएलआई के अंदर इस बार बजट में 19,500 करोड़ का सोलर मॉड्यूल को डेवलप करने के लिए सरकार ने कमिट किया है। और न्यू हाइड्रोजन मिशन का जैसे अभी बताया कि उसमें से 1,500 करोड़ सरकार ने कमिटी किया है कि इसके ऊपर कैसे आगे डेवलपमेंट किया जाए। तो इस सारे परिदृश्य से अगर हम देखें तो सरकार का ह्यूज इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में आएगा, प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी इसके लिए वो है एंथुजियास्टिक है कि इसमें काफ़ी स्कोप है कॉस्ट रिडक्शन का। एट प्रेजेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें जो एनर्जी प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। इसकी कॉस्ट रिडक्शन को कम करना है तो सोलर सेल्स को, सोलर ग्रिड को, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और सरकार के इंसेंटिव, इन्वेस्टमेंट के इंसेंटिव को बढ़ा के इसकी कॉस्ट को कम करना है। एक इन जो हाइड्रोजन एनर्जी वाले लोगों का ज़्यादातर जैसे टीडीबी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड तो 5% पे देता है, बट अदरवाइज इंडस्ट्री को कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो सरकार इसके ऊपर भी वर्कआउट कर रही है कि कैसे इन सेक्टर्स में ये जो इंटरेस्ट सबवर्जन किया जाए, लो कॉस्ट फंडिंग इनके लिए अवेलेबल हो जाए तो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस एनर्जी कम्स डाउन। अगर ये सारी चीज़ें जिस तरह से फ्रुक्टिफाई हो जाती हैं तो आने वाले समय में भारत अपने आप में, जो सरकार का आकलन है कि जो ग्रीन एनर्जी में इंडिया कैन प्रोड्यूस द चीपेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी इन द वर्ल्ड, और जो आज हम 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रे हाइड्रोजन है तो वी कैन बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी इन द नियर फ्यूचर। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपने लिखा है वो है हाइड्रोजन हब बनाने की बात।
तो जो हाइड्रोजन एनर्जी के उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हाउ डू यू स्टोर दिस एंड हाउ डू यू ट्रांसपोर्ट दिस एनर्जी। उसके लिए सरकार ने स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन के लिए न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं, जिसमें वो सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। हमारा टारगेट है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स एंड स्टोरेज एट्सेट्रा शुड बी ब्रॉट डाउन ड्रास्टिकली इन द कंट्री। हमारी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर्टिकुलरली इसलिए ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं है क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ की, चाहे रॉ मटेरियल है, चाहे फिनिश गुड है, चाहे ये इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशंस के ये सारी चीज़ें या गैस ट्रांसमिशन, इन सब में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो हमारे देश में बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू ग्लोबल डेवलप्ड कंट्रीज इकोनॉमीज। सो वी वांट टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉजिस्टिक इंडस्ट्री टू द जीडीपी, ऑलमोस्ट रिड्यूस इट फ्रॉम 40% टू 25%। इतना ड्रास्टिकली हम कम करना चाहते हैं सो दैट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो जाए सारी चीज़ों का, और हमारी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव हो जाए। इसका एक फ़ायदा 2-3 तरीके से फ़ायदा होगा। न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी में इसको डिटेल से हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। वो यह है कि कनेक्टिविटी, चाहे एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी जब कनेक्टिविटी इंप्रूव करते हैं तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो कम होता ही है। पब्लिक का जो एक्सचेकर का एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। उससे क्या होता है कि इकोनॉमी में फिस्कल स्टिमुलस भी बढ़ता है, डिमांड भी बढ़ती है, और मल्टीपल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ वो बढ़ते हैं, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट इसका होता है कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने का। तो उस लॉजिस्टिक पॉलिसी में भी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक स्पेसिफिक चैप्टर सरकार रखना चाह रही है, बनाना चाह रही है कि इसके लिए कैसे हम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो हम कम करें। मुझे लगता है ये कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था। सरकार का ये बहुत फोकस है एमएसएमई सेक्टर के लिए, इसलिए भी इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत पोटेंशियल इसलिए है कि जैसे मैं बीपीसीएल में हूँ, तो अब हमें जो ट्रांसमिशन के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो स्टेशन चार्जिंग स्टेशंस वगैरह को चेंज करना होता है, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट गैस ट्रांसमिशन वगैरह के लिए भी न्यू एनर्जी के सिस्टम्स को ट्रांसमिशन के लिए जो टेंडर्स पास होते हैं उसको सबलेट किया जाता है, और वी ट्राई कि एमएसएमई सेक्टर्स को उसमें प्रेफरेंस दी जाए। तो एमएसएमई सेक्टर को न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके उसको इंटीग्रेट करके सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ाने से उन लोगों को भी सरकार के स्कीम्स का बहुत फ़ायदा होगा। और क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी जुड़ा हुआ हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, दीनदयाल जी भी हमारे साथ सीए हैं प्रोफेशन से। हम लोग एक चीज़ इंस्टीट्यूट में इस बात को कई बार रखना भी चाहते हैं कि बैलेंस शीट्स में, जैसे आप प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन की बात कर रहे थे, तो बैलेंस शीट्स में एनवायरमेंटल कॉस्ट को अभी हम कहीं भी इनकॉर्पोरेट नहीं करते। तो वी नीड टू ब्रिंग आउट न्यू मैकेनिज़म्स, और जिनके थ्रू आप एनवायरमेंटल, कोई भी एनवायरमेंटल डिग्रेड, कोई भी इंडस्ट्री है, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है या और भी कोई इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वह जिस तरह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन उनके कारण होता है, तो उसको अगर हम बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट कर लें तो उससे उस प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन में, कई बार एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन में कॉस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो अगर आप ये जो हम चाहते हैं, गवर्नमेंट में भी कह रहे हैं इस बात को कि एनवायरमेंटल कॉस्ट को इंटरनलाइज अगर हम कर लें प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आज के समय में नॉन वायबल हैं, वह कई बार उसके लिए वायबिलिटी उनकी अच्छी हो जाएगी, और वो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए भी अच्छा रास्ता होगा। तो इसके लिए जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इस इनिशिएटिव्स को आगे ले रहे हैं, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो हमारी बैलेंस शीट्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जाएगी और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आसानी होगी। तो मुझे लगता था ये कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था, और मैं धन्यवाद देता हूँ CSR रिसर्च फाउंडेशन को और दीनदयाल जी को और उनकी टीम को कि आज मुझे बुलाया अपनी बात यहाँ रखने का
मुझे मौका दिया और आप लोगों की बात सुनने का मुझे यह मौका मिला। धन्यवाद। On economic side, on the project evaluation only we want this, because finally when you evaluate a project there is a social cost concept. On economics there is, but on the financial side this is not taken care of at presently. Social cost of projects. So if at the project evaluation, initially we are suggesting that at the time of evaluation of the project, that time at least government should consider these costs. Yeah, you mean to say that it will come in operating expenses for the. Not It's a operating. sort of- The cost, suppose you are polluting, you are taking water from the groundwater. We are working on the water issues also. And then you are discharging some water without sewage, etc. There is an environmental cost of degradation of extracting groundwater, then discharge of polluted water into the river. So that cost should be taken into consideration of project evaluation at the time of project. Okay, thanks. Okay. And finally, ultimately we want in the balance sheet it should go, but that will require a larger law changes, etc. But some balance sheets have started internationally. In the footnotes they start, this is the environmental cost of our operations. That kind of footnotes have been started and they are considered globally to be a good balance sheet.